Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 13th lecture of some basic concepts of chemistry for class 11th. In last lecture, we have discussed about percentage composition. In this lecture, we will understand empirical and molecular formula. तो अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो हम लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का निकालना आसान होता है, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिखिए, टाइप करिए #12 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th #ahad sir। इस तरीके से आप सर्च करिए, आ जाएगा। उसको देखने के बाद जब आप परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो निकाल लेते हैं, आसान होता है। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ना दिया हो, आपको इस बार परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया हो और आपसे कहे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसी के लिए हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो समझते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। द केमिकल फार्मूला मे बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह का केमिकल फार्मूला हो सकता है, ठीक है ना। देखिए, एक तो होता है केमिकल फार्मूला 4 तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो सिंपली है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम मान लीजिए इसका लिख दिए ईथेन है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला एक तो बनाते हैं, है ना, इस तरीके से। और एक होता है हमारा कंडेंस्ड फार्मूला, ये होता है CH3, ठीक है। और एक होता है हमारा BLN, उसको हम ऐसे दिखाएंगे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। आपको अपने आप समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। और 4 तरह के बेसिकली होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। तो 3 तो हो गए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, ये तो आपका हो गया BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये आपका हो गया कंडेंस्ड, ये हो गया स्ट्रक्चरल, और एक होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। तो 4 तरीके से हम किसी भी फार्मूले को दिखाते हैं, ठीक है ना। ये आपका चौथा है। अब तो ये ईथेन का 2 ही कार्बन है, मान लीजिए 4 कार्बन हो, यानी कि C4H10 हो, कुछ इस तरीके का, है ना, C4H10। तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का अगर हम लोग को BLN बनाना हो तो 4 ये पॉइंट आपको दिखने चाहिए, है ना, 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 कार्बन है। और आपको समझ जाना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन अलग से लगे होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। बात समझ में आ रही? तो ये आपको समझ जाना पड़ता है। सिर्फ ब्यूटेन लिखना हो तो ऐसे कर देंगे, BLN हो गया, मतलब ऐसे आप कर देंगे तो 1 2 3 4 कार्बन को दिखा रहा है, और बाकी हाइड्रोजन अपने आप समझ लेंगे कि वो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है BLN, ठीक है ना। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी भी इस फार्मूले को लिखने के लिए हमको ये चारों चीज़ समझ में आनी चाहिए। लेकिन अभी आपके सिर्फ कुछ ही चीज़ें काम की हैं, जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा तो मैं उसे समझाऊँगा कैसे होता है। ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपको हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला, और ये क्या होता है बच्चों, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो इसको हम लोग अच्छे से ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिख रहा है ना, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम फैक्टर कौन सा इसको डिवाइड कर सकता है, 2 ना। जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे पूरा, तो कार्बन कितना बचेगा 1, और हाइड्रोजन कितना बचेगा 3, यानी कि CH3 इसका क्या हो जाएगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो मान लीजिए ब्यूटेन है मेरे पास, C4H10 है, इसका जो आपका मैक्सिमम एन फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब एन फैक्टर उसको बोला जाता है बच्चों। वो एन फैक्टर अलग था, जो एसिड बेस और सॉल्ट के केस में एन फैक्टर वो बताया था, वो अलग था। इसको एन सिंपली एन से बुला सकते हैं ना, या एन फैक्टर बोल लीजिए, चलिए। वो एन फैक्टर अलग है और ये एन फैक्टर अलग है। यहाँ पे एन फैक्टर बोलने का मतलब क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है मैक्सिमम जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। तो कितने से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, नहीं 2 से कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा C2H5, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे C6H14 ये ले लीजिए। अब इसको आप मैक्सिमम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। तो क्या हो जाएगा C3H7, इसका ये एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। और इसका एन फैक्टर कितना निकल के आएगा, जितने से डिवाइड किए हैं, एन कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो वही चीज़ हम लोग को पढ़ना है, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। तो एम्पिरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है बच्चों, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2, है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है,
ऐसा होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक लिंकेज है ना, इसको पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं, ठीक है ना। तो पेरोक्साइड, वैसे जनरली ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड होती है, तो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिखता है कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, क्योंकि एक बॉन्ड तो इसने खुद के साथ बना लिया है, तो इसी को पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं, पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये। अब इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो HO इस तरीके का कुछ निकल के आएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको कितने से डिवाइड किए हैं 2 से ना, तो एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO। इट रिप्रेजेंट्स दैट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H ratio O are present in the ratio of 1:1 in hydrogen peroxide. Similarly, empirical formula of benzene is CH। बेंजीन क्या होता है बच्चों? बेंजीन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे होता है कुछ, है ना। तो ये है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में यहाँ 6 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, सब आपस में लिंकेज है ऐसे, ठीक है, लिंक्ड है। और यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है ना, इस तरीके से करके, और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। देखिए कार्बन की 6 वैलेंसी हो गई, है ना, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रुकिए, बेंजीन को एक बार आप लोग और देख लीजिए, बार बार काम आएगा। जैसे आपके पास 6 कार्बन होंगे ऐसा रिंग के फॉर्म में, है ना, रिंग के फॉर्म में 6 कार्बन एक दूसरे से जुड़े होंगे, और एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। देखो ये वाला कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ऐसे आप सोच लीजिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। देखिए इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3, 3 ही बॉन्ड बनाए, चौथा कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन। 1 2 3, चौथा कौन, हाइड्रोजन। 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, और किसी में भी आप देखेंगे हाइड्रोजन चौथा बॉन्ड बनाएगा। यानी कितने कार्बन है, 6 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है, C6H6 ऐसा हो सकता है ना। इसको मैक्सिमम किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, 6 से, तो क्या बनेगा C1H1, और इसका एन फैक्टर क्या निकल के आएगा बच्चों, ये H है। मोबाइल में देख कर लिख रहा हूँ इसलिए कहीं हाथ इधर उधर हो जा रहा है। चलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो C1H1 यानी कि CH इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लेंगे, वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ताकि वो सिंपलेस्ट रेशियो में बदल जाए उसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ बेंजीन समझ में आ गया। इसको हम लोग और कैसे बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें पूरे सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पूरा, इसलिए इसको इस तरीके से दिखा देते हैं कि पूरी चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये कभी देखो ये बॉन्ड कभी यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, है ना, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट फार्मूला जो होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये सब मैं ऑर्गेनिक में समझाऊंगा। तो इस तरीके से कुछ हम लोग इसको दिखाते हैं। तो जल्दी जल्दी में बनाने में ऐसे ऐसे बना दिया जाता है ना। तो यही है बेंजीन, है ना। केक्युले ने इसको बताया था इसका स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि C6H6 का कोई भी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा था ना, मतलब लाइन वाला स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा था, तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। कुछ ऐसा कहना है कि सपना उन्होंने देखा तो उसमें सांप लपेटी मारे बैठा था, तो उससे उनको ये स्ट्रक्चर जानने में आया। तो ये सब आपको बाद में जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा तो समझाऊँगा। अभी ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको मैक्सिमम जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद जो हमारा फार्मूला बचता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टर है वो उसके लिए, जो कि कन्वर्ट कर दे रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूले में। अभी ये क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमको परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा समझ में आएगा, उससे हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना रहेगा। तो सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे, फिर मोलर मास दिया रहेगा या मास दिया रहेगा, जो भी चीज़ दिया रहेगा अभी हम लोग कन्वर्जन उसका सब सीख लेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला विच गिव्स द actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound is called molecular formula. Simplest मतलब empirical formula क्या देता है, simplest ratio of each element present in a compound, ठीक है। और molecular formula क्या देता है, actual formula देता है, ये ना actual formula। देखो अभी बताया ना कि ये आपका molecular formula, ये आपका empirical formula है,
ठीक है, ये एन फैक्टर है। अगर एम्पिरिकल फार्मूला दिया, एन फैक्टर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके इंडेक्स में और इनके इंडेक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। यानी कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में बदल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैक्सिमम जितने नंबर से डिवाइड हो दोनों डिवाइड करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एग्जैक्ट एक्चुअल फार्मूला होता है, ये तो आपका एक रेशियो है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है बच्चों, चलिए इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें, ठीक है ना। अब बस ये देखिए कंपाउंड कौन सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पेरोक्साइड का ये है, एम्पिरिकल फार्मूला ये हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है, और बेंजीन का ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये हो जाएगा, या एम्पिरिकल फार्मूला ये है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो जाएगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाने के लिए या तो एन चाहिए या तो आपको कुछ और भी चाहिए, अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, इसको कितने मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से, तो C1H2 और CO1 बचेगा यहाँ पे, तो CH2O। इस तरीके के ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसी तरीके से आप जो सुक्रोज होता है उसको भी आप मैक्सिमम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, किसी से ये नहीं जा रहा तो 1 से कर सकते हैं ना। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा सुक्रोज के लिए, ठीक है। नैप्थलीन में कितने कार्बन होते हैं, 10, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8। अब इसको मैक्सिमम किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से, तो ये C5H4 में बदल जाएगा, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और भी बहुत से हैं, आप लोग इसको खुद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपका दिया है एग्जाम्पल, इन सारों का आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो निकाल सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे निकला हुआ है, ये आप सेल्फ समझ लीजिएगा पूरा, ठीक है। देखिए ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके इधर एम्पिरिकल फार्मूला, इस आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। चलिए बहुत आसान है बच्चों, उस पर टाइम देने लायक नहीं है अब ज़्यादा। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब रिलेशन क्या है ये आप अच्छे से समझिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला आर रिलेटेड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अभी एन फैक्टर मैंने बताया था ना क्या होता है, मैक्सिमम नंबर से जो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिवाइड करते हैं जिससे वो एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर एन इज द सिंपल होल नंबर एंड मे हैव वैल्यू 1 2 3, इट इज़ इक्वल टू एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब ये देखिए ये एक रिलेशन आया, अभी 2 रिलेशन, आपको एक और रिलेशन मिलेगा। पहला रिलेशन ये जान लीजिए कि अगर आपको n निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास दिया हो उससे एम्पिरिकल मास को डिवाइड कर दीजिए। जैसे C6H6, ये आपका मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, 12 × 6 72 और 6 78 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा इसका एम्पिरिकल मास क्या होगा, C1H1, CH का मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। अब ये फार्मूला क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 78 आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया, एम्पिरिकल मास 13 है, ठीक है। तो 13 से 78 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए ये एन फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। बात समझ में आई। चलिए तो पहला फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि एन फैक्टर का पहला फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास इज गिव्स अस एन फैक्टर। दूसरा फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH एंड देयरफॉर इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला मास इज 13। इसका मास कितना है, 13 है। इसका मास बेंजीन क्या होता है C6H6, तो 12 का कार्बन का 12 12 × 78 और हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 6 6 और 72 और 6 78 78 होता है बेंजीन का मोलर मास, और उसके एम्पिरिकल फार्मूले का मास कितना हो जाएगा 13, 12 और 1 13, तो 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एन फैक्टर मेरा आ जाएगा। एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, 78 अपॉन 13 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यही 6 क्या है, ये एन फैक्टर है, ठीक है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, अच्छा मान लीजिए बेंजीन का हमको क्या नहीं पता होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता होता, सिर्फ क्या मालूम है, मोलर मास मालूम है। तो मान लो बेंजीन का मोलर मास मालूम है और हमको एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, इसका मास नहीं दिया है, इसका मास तो हम निकाल लेंगे ना। देखो कार्बन का 12 और 1 हाइड्रोजन का, और हमको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो 13 हो गया इसका एम्पिरिकल मास, और 78 क्या हो गया, बेंजीन का मास हो गया। तो 13 × 78 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 6 आया ना। तो उसका मतलब जो 6 एन फैक्टर आया है उसी को इस कार्बन में और इस हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करना। तो C6H6 इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन का
मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 6 × CH, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला में टोटल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 कार्बन से भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। यानी n फैक्टर को आप एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी एम्पिरिकल फार्मूला होगा ना, ठीक है, तो उसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टर तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो, तो एम्पिरिकल मास निकालना हो तो आपको n को इधर भेज दीजिए, है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो n × एम्पिरिकल फार्मूला मास, आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n, है ना। तो इस तरीके से मास को भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी देगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूजन रह जा रही तो घबराइए मत बच्चों, अभी तो शुरुआत हुआ है, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऑड लगती हैं। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इन मेनी केसेस द वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 1 and therefore empirical formula and molecular formula are same. In these cases for example empirical and molecular formula are same for CuSO4। अब CuSO4 में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, ये मैक्सिमम किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं जिससे सारे एलिमेंट डिवाइड हो। देखो 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर कहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए मैक्सिमम 1 से डिवाइड हो सकता है। NaCl इसमें भी मैक्सिमम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल दोनों फार्मूला सेम होगा। अब देखिए 2 से डिवाइड करने का है तो ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 2 से डिविजिबल है ही नहीं, इसलिए इसको भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। और अमोनिया, इसको भी हम 1 से ज़्यादा से डिवाइड नहीं कर सकते। जिसको भी हम 1 से ज़्यादा से ना डिवाइड कर पाएँ, यानी n फैक्टर उसका 1 हो, तो उसका मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, चलिए अच्छा ये देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट एंड एटॉमिक मासेज ऑफ द एलिमेंट। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला को निकालने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, उसी को हम लोग को अब आगे पढ़ना है। एक ही क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँगा, उससे बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब कराऊँगा तो कई क्वेश्चन, लेकिन पहले ही क्वेश्चन से आप लोगों को सारी चीज़ें स्ट्राइक करने लगेंगी। तो पहला, कैसे हम लोग एम्पिरिकल मतलब फार्मूला निकालते हैं जब परसेंटेज कंपोजिशन दी हो। तो डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास, दिस गिव्स द मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। तो मोल्स निकालने के लिए, चलिए ये बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा आइडिया आएगा। ये आप लोग एक बार स्टेप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर उससे कोई मतलब नहीं है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक्चुअल जो कंपाउंड का मास है वो 78 है, एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज़ 92.4% ऑफ कार्बन एंड 7.6% ऑफ हाइड्रोजन। यानी दो ही एटम है इसमें, जो भी कंपाउंड है हमारे पास वो 2 ही एटम है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में कार्बन आता ही आता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन भी आ ही जाता है। तो कार्बन जो है 92.4% दिया है और हाइड्रोजन कितना दिया है, 7.6%। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड को हमको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। अभी देखिए सबसे पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला भी नहीं दिया है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया है, परसेंटेज कंपोजिशन की। हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 7.6%। कार्बन कितना परसेंट है, 92.4%। और क्या दे दिया है कि जो उसका मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का 78 है। बस 3 ही डेटा हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लेंगे। किससे, किसकी हेल्प से, एम्पिरिकल फार्मूला वाले ये जो हमारा स्टेप है उससे। देखो सबसे पहले तो कौन सा एलिमेंट दिया है, कार्बन दिया है और हाइड्रोजन दिया है। तो एलिमेंट में आप कार्बन लिख लीजिए, हाइड्रोजन लिख लीजिए। परसेंटेज कितना दिया है, 92.4 एंड 7.6। तो परसेंटेज लिख लिया 92.4 और 7.6। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास दोनों का लिखेंगे, है ना, कार्बन का भी और हाइड्रोजन का। एटॉमिक मास कार्बन कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। ये तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, मोल्स निकाल लेंगे सबसे पहले, किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। कितने मोल दिए हैं, कितने मोल हो गए भाई, 92.4% है ना ये, और क्या है 12 इसका मतलब एटॉमिक मास है। अच्छा बच्चों,
हम क्या करते हैं इस तरीके की टेबल बनाने के लिए, सबसे पहले कर लेते हैं लेट द मतलब जो कंपाउंड है वो हमारे पास गिवन कितना है 100 ग्राम, है ना। चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, चाहे तो जैसे बुक में दिया है वैसे भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए 100 ग्राम लेते हैं कंपाउंड, तो 100 ग्राम का 92.4% कितना होता है 92.4 ग्राम, और 100% का 100 ग्राम का 7.6% कितना होगा 7.6 ग्राम। बात समझ में आ रहा है। तो ये अंडरस्टूड है कि 100 ग्राम हम ले करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम लेट नहीं किया, इस बुक ने नहीं किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो कितने को मान के चल रहा है 100 ग्राम कंपाउंड हमारे पास है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का वो 78 है। इससे मतलब नहीं है, हम ग्राम तो कितना भी ले सकते हैं ना। जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो ये हमारे इसका मतलब जो मोलर मास होता है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, और एक हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 2। लेकिन हमारा मोलर मास 2 है ना, हम इसको तो 100 ग्राम लें, 200 ग्राम लें, 1 किलो लें, 10 किलो लें, वो तो मेरे ऊपर है। तो 100 ग्राम हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या लिया है, जो कंपाउंड लिया वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम में जितना परसेंटेज कंपोजिशन होता है वही उसका मास हो जाता है, ठीक है ना। मोलर मास नहीं, वही उसका मास हो जाता है। तो कार्बन कितना परसेंट है 92.4%, तो कितना ग्राम हो गया 92.4 ग्राम हो गया। हाइड्रोजन 7.6% है तो 7.6 ग्राम हो गया। अब देखो एटॉमिक मास इसका इतना है, मोल कैसे निकलेगा, मोल जो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मोल निकालने के लिए यहाँ पे जब एम्पिरिकल मास निकालेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन उसका एटॉमिक मास, तो मोल निकल आएगा, ठीक है ना। यही स्टेप आपको थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी सब आसान है, ठीक है। तो इसको आप क्या समझ लीजिएगा, इतना ग्राम है, जितना भी परसेंटेज कंपोजिशन होता है उतना ही ग्राम मान लीजिए। तो ग्राम मतलब मास मिल गया। अब मास को हम मोल मतलब एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल नहीं निकल जाएगा, N=W/m0 बताए थे ना। तो मोल्स निकल गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास या गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये हमको क्या देता है, मोल्स दे देता है। 7.7 मोल किसके आ गए, कार्बन के। और हाइड्रोजन का मास कितना है 7.6 ग्राम, उसका मोलर मास कितना है या एटॉमिक मास 1, तो मास अपॉन मोलर मास इज गिव्स अस द नंबर ऑफ मोल्स। तो 7.6 किसके मोल हो गए, हाइड्रोजन के। अब देखो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लो, किसका, किसी का भी ले लो, ठीक है। किसका ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं पहले, ठीक है। 7.6 या तो 7.7 से डिवाइड करते हैं तो दोनों को करते हैं, या तो 7.6 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों को करेंगे। तो इसने क्या किया है बुक में 7.6 से डिवाइड किया है, ठीक है ना। जो सबसे कम आता है मोल उसी से डिवाइड करते हैं, ये रूल है। अब यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन कहीं पे आपको आगे ऐसा मिलेगा कि तीनों अलग अलग मिल रहे हैं और ज़्यादा डिफरेंस है, इसका 3 है, इसका 5 पॉइंट कुछ है, इसका एक आधा और एलिमेंट हो तो 7 पॉइंट कुछ हो। तो जो सबसे छोटा वाला मोल होता है उसी का हम लोग उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं, यानी 7.6 मोल है ना सबसे कम इन दोनों में, तो 7.6 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 7.6 से इसको भी डिवाइड करेंगे। अब इससे हमारा क्या आ जाता है, मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो, मतलब आपका मोल रेशियो आ जाता है, ठीक है ना। तो 1.01 इसका मोल रेशियो आ गया कार्बन का, और 1 जो है मोल रेशियो हाइड्रोजन का आ गया। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसको 1 बना देते हैं, सबको 1 बना देते हैं, तो इसको 1 से मतलब इक्वल ही है ना। तो ऐसा तो नहीं 2 से या 3 से या 4 से डिवाइड करने के बाद ये सिंपल में बदल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए 1.01 को हमने 1 ले लिया और 1 को भी 1 ले लिया, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब देखिए द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। यहाँ वाला स्टेप जो है आप लोग समझिए, अप्रॉक्सीमेशन अगर मैथ्स जो पढ़ता होगा तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि 1.01 है इसलिए 1 ले लिया। मान लो 2 होता तो 1 नहीं लेते हैं बच्चों, तो 2 से डिवाइड करते हैं, या यहाँ पे 2 होता है यहाँ 4 होता है, ऐसा सोच लीजिए। यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वाला 1 बन जाएगा, 4 वाला 2 बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता, 2 कार्बन और 1 मतलब हाइड्रोजन, इस तरीके का कुछ बनता ना। बस समझ में आ रहा है, हमको सिंपलेस्ट नंबर करना है यहाँ पे, उसके लिए किसी से भी डिवाइड और किसी से भी मतलब दोनों को किसी भी नंबर से डिवाइड करके हमको सिंपल लाना है। लेकिन किससे डिवाइड करते हैं, जो कम मोल रहता है। इन दोनों में कम मोल कौन है, ये वाला था। बात समझ में आ रहा। चलो अभी पूरा स्टेप नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये बस आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया 1:1 का आया, यानी कि एक कार्बन प्रेजेंट होगा और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इसी से हम सिंपलेस्ट जो होल नंबर रेशियो है, जो इंपेरिकल फार्मूला है, इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे बदलेंगे। इंपेरिकल फार्मूला मास कितना है, देखो इंपेरिकल फार्मूला मास कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 13 है ना टोटल। और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया, 78 दिया है। और एन फैक्टर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 78। इंपेरिकल मास अभी हमने निकाला है कैसे, 13। 78 को 13 से डिवाइड किया, 6 आ गया। अब 6 हमारा क्या है, एन फैक्टर है। एन फैक्टर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंपेरिकल मास से, ठीक है ना।
जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा निकल के आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो क्या आ जाएगा C6H6। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, और जो भी डाउट रह गया वो इस एग्जाम्पल से देखिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट द ऑक्सीजन। तो रेस्ट कितना बचा, 100% अगर ले लें तो कितना होता है 57 प्लस 3.6, है ना, जो कि बाकी बचा वो कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 83। वेपर डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, इससे आप लोग का जो डाउट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया है एग्जाम्पल का, तो सोल्यूशन कैसे है इसका, आप सबसे पहले टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या होगा, एलिमेंट होगा, परसेंटेज कंपोजिशन, उसी को परसेंटेज बोलना है। एटॉमिक मास, फिर मोल्स निकाल लेंगे, फिर मोल रेशियो निकाल लेंगे, है ना, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मोल का निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कौन कौन से एलिमेंट दिए थे, CHO कार्बन 57.8% दिया था, हाइड्रोजन 3.6% दिया था, और ऑक्सीजन जो बच गया 100 में से वो ऑक्सीजन था। ठीक है ना, तो कितना होगा 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.6। और हमने ये बोला है कि जितना परसेंटेज दिया है, मान लीजिए टोटल आपका जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम लिए हैं, 100 ग्राम में जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वही उसका मास हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो 57.8% का मतलब 57.8 ग्राम उस जगह पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन, 3.6 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 38.6 ग्राम कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। मतलब अगर हमने मान लिया कि 100 ग्राम हमने लिया है तो ठीक है। अब एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ये हम जानते हैं। मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, परसेंटेज कंपोजिशन से जितना है वही उसका गिवन मास है ना, ग्राम में 57.8 अपॉन मोलर मास कितना होता है, या एटॉमिक मास 12। मोल निकल के आ गया 4.82 किसका, कार्बन का। जो CHO से मिल करके जो कंपाउंड बनेगा उसमें कार्बन का कितना मोल है, 4.82 मोल है। हाइड्रोजन का कितना मोल है, 3.6% है, डिवाइडेड बाई 1 से क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 होता है। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, या गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 3.6 मोल्स भी आ गए हाइड्रोजन के। अब ऑक्सीजन के मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना 38.6 अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो जब डिवाइड करेंगे 2.41 आ गया, यानी तीनों का मोल निकल गया कि जो कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जो कंपाउंड बनेगा उसमें इंडिविजुअल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने मोल प्रेजेंट हैं। अगर हमने 100 ग्राम मान लिया कि 100 ग्राम सोल्यूशन मेरे पास है, मतलब 100 ग्राम सैंपल मेरे पास है, ठीक है, तो 100 ग्राम में हमने कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन को उसी का मतलब मास लेकर के निकाला, तो मोल इतना आया, हाइड्रोजन के मोल इतने आए और ऑक्सीजन के मोल इतना आया। बस समझा। अब तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 2.41। तो तीनों को 2.41 से डिवाइड कर दीजिए, 4.82 को भी, 3.60 को भी, 2.41 को भी। तीनों को जब हम 2.41 से डिवाइड किए तो इसका 1 आ गया। ठीक है, इसीलिए तो किया था कि एक नंबर सिंपल आ जाए, बाकी कुछ भी आए। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना आ गया, 1। इसका कितना आ गया, 1.49, और इसका कितना आया, 2। यानी कार्बन का 2 है और ये आपका 1.49 है, और ये क्या है, 1 है। ये अभी सिंपलेस्ट नहीं है बच्चों, ये मोल रेशियो है। मोल रेशियो इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, मतलब ये कम से कम वाले से डिवाइड कर दिया। सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गया बच्चों कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसके बाद निकाला जाता है। ठीक है, या तो कहीं कहीं पे यही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाता है, और कहीं कहीं पे अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये होल नंबर नहीं है ना बच्चों, 1.49 आया, मान लो यहाँ पे 2 आता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ 6 आता है, तो यही आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन या 1 आता, 2 आता, 3 आता, तो वही आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो जाता है, मतलब ऐसा होल नंबर हो। अब यहाँ ये होल नंबर नहीं दिख रहा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि मोल हमने निकाला किससे, ये परसेंटेज कंपोजिशन ग्राम हो गया, उसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड करके हमने मोल निकाला। तीनों के मोल निकालने के बाद जो सबसे छोटा वाला मोल था उसी से सबको डिवाइड कर दिया, तो आपका मोल रेशियो आ गया, है ना। अब मोल रेशियो में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेसिमल में है, तो डेसिमल को हम क्या करेंगे, आपको होल नंबर में बदल लेंगे, उसी को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोला जाता है। अब देखो इसको हमको बदलना है, तो इसको हम लोग बहुत बड़ा भी नहीं ले सकते हैं ना,
आसपास लेना पड़ेगा। 1.49 है तो 3 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करिए, इसको भी 2 करिए। अप्रॉक्सीमेशन में पॉइंट के बाद 0.01, 0.02 इस तरीके की चीज़ें अगर आती हैं, मतलब इसको जब आप 2 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2.98 आएगा ना। अब 2.98 को अप्रॉक्सीमेटली 3 लिया जा सकता है। इतना अप्रॉक्सीमेशन चलता है परसेंटेज कंपोजिशन वाले जब हम मतलब यूज करते हैं और उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। फिर उसके बाद जब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो हम देखेंगे और क्या करना है। ठीक है, तो आप समझ क्या होंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसको होल नंबर में बदलना। ठीक, कुछ भी आए होल नंबर में बदलना है, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, हम करेंगे और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलेंगे। बात समझ में आए। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन से उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लिए, 4, 3 और 2। यानी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 2 है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे निकल जाता है। ठीक है ना। ये आपको ये रेशियो क्या बताता है कि एम्पिरिकल फार्मूला में कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने रहेंगे। 4 कार्बन रहेगा, 3 हाइड्रोजन रहेगा और 2 ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है ना। तो C4H3H2 C4H3O2 हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू कितना होगा। सबसे पहले अगर हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, 12 × 4 48, हाइड्रोजन 1 × 3 3, 48 और 3 51 और 16 × 2 32, यानी कि 32 51 में ऐड होगा तो 83 आएगा। यानी एम्पिरिकल मास कितना आ गया, 83। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी × 2। वेपर डेंसिटी दिया था ना, वेपर डेंसिटी कितनी दी थी। वेपर डेंसिटी आपको जब मैंने क्वेश्चन दिखाया था तो दिया हुआ था 83 दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी 83 है। तो मॉलिक्यूलर मास का दूसरा फार्मूला भी जान लीजिए, वेपर डेंसिटी × 2 होता है। ठीक है, वेपर डेंसिटी × 2 होता है। अभी मॉलिक्यूलर मास का एक और फार्मूला हमने बताया था ना, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास का दूसरा फार्मूला क्या है, n × एम्पिरिकल फार्मूला मास। और वेपर डेंसिटी अगर दी है तो वेपर डेंसिटी के केस में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी भी वेपर डेंसिटी, कहीं 90 दी हो, 45 दी हो, 60 दी हो, कुछ भी दी हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वेपर डेंसिटी में, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो कहीं पे मॉलिक्यूलर मास किसी क्वेश्चन में ना दिया हो, वेपर डेंसिटी दी हुई हो, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी × 2। वेपर डेंसिटी कितनी दी थी, 83, क्वेश्चन में ही दी थी, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास 166। अब मॉलिक्यूलर मास निकल गया तो एम्पिरिकल मास जो दिया है उससे हम डिवाइड कर देंगे और हमारा n निकल आएगा। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना है 166 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना निकाले हम 83। ठीक है, 83 तो हमारा वेपर डेंसिटी भी दिया था, वो अलग चीज़ है और एम्पिरिकल मास अलग चीज़ है। अब यहाँ कोइंसिडेंस है कि 83 एम्पिरिकल फार्मूला मास भी आ गया और वेपर डेंसिटी भी आ गई। ठीक है, वो 2 अलग अलग कैलकुलेशन है बच्चों, इसमें और इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ये आपका क्या है, वेपर डेंसिटी का 83 है और ये 83 जो हमने इस सारे प्रोसेस से एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है उसका मास निकाले हैं, मोलर मास उसका। ठीक है ना, एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है 83 आया और हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आया 166। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास क्या आ जाता है, n फैक्टर। तो 186 जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, 83 जो हमारा एम्पिरिकल मास है, तो क्या दे देगा हमको n, 2 आ गया ना। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला था, एम्पिरिकल फार्मूला मास से नहीं, एम्पिरिकल फार्मूला था। एम्पिरिकल फार्मूला अभी क्या निकालेंगे, C4H3O2, इससे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से सारे नंबर को, तो कार्बन 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n × एम्पिरिकल फार्मूला, तो 2 × C4H3O2। जब 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर दिए तो C8, कार्बन 8 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन से हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो भी देख लीजिए। 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड ऑन। अब देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पूछा है, इसमें क्या बोल रहा है, 4 ग्राम आपके पास कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड का फार्मूला होता है। ठीक है, ऑन एनालिसिस वाज फाउंड, विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया कि जो कॉपर क्लोराइड है उसमें 1.890 ग्राम कौन है, कॉपर है, और 2.110 ग्राम कौन है, क्लोरीन है। क्लोराइड यानी Cl- के फॉर्म में जब रहता है उसको क्लोराइड बोला जाता है, Cl के फॉर्म में रहता है तो क्लोरीन बोला जाता है। तो कॉपर क्लोराइड में कॉपर Cu2+ होता है और क्लोराइड Cl- होता है। 2 Cl- आकर के एक Cu2+ से कनेक्टेड होते हैं, CuCl2 उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो 1.890 ग्राम कॉपर है, 2.110 ग्राम क्लोरीन है
ठीक है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा। तो सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें परसेंटेज कंपोजिशन CuCl2 में निकाल लेंगे। तो परसेंटेज कॉपर का कितना होगा, कॉपर क्लोराइड में वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ कॉपर क्लोराइड, मतलब कंपाउंड का जो वेट दिया है अपॉन कॉपर का वेट इंटू 100। तो कितना वेट है कॉपर का 1.890 और कॉपर क्लोराइड दोनों मिला करके कितना है 2.10 प्लस 1.890 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी दोनों कॉपर क्लोराइड का कितना मास दिया है 4 ग्राम और उसमें कॉपर कितना है 1.890 ग्राम। कॉपर का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो कॉपर का मास ऊपर रखेंगे और कंपाउंड का मास नीचे रखेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 47.3% कौन आ गया, कॉपर का परसेंटेज कंपोजिशन है CuCl2 में, जो कि 4 ग्राम हमने लिया। 4 ग्राम कैसे पता चला, दोनों मास को ऐड कर दीजिए, हमारे पास पता चल जाएगा कंपाउंड का मास कितना है। ठीक है, CuCl2 कैसे होता है, ऐसा होता है बच्चों, Cu कॉपर लगा होगा और Cl2 लगा होगा। अब कॉपर 1.890 ग्राम दिया है और क्लोराइड मिला करके 2.110 दिया है। अब ये दोनों मिला करके कितना हो गया 4 हो गया, यानी कंपाउंड कितना ग्राम दिया हमारे पास 4 ग्राम। 4 ग्राम में 1.890 ग्राम कॉपर है, 2.110 ग्राम क्लोरीन है। और इसको हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन जब कॉपर का निकालने गए तो ऊपर वेट ऑफ कॉपर रखा, नीचे टोटल वेट रखा, मतलब कंपाउंड का जितना वेट है इन दोनों को मिला करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर आ गया। अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोराइड निकालना आसान है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन इन कॉपर क्लोराइड, तो वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वेट कितना है 2.110 अपॉन वेट ऑफ कॉपर क्लोराइड कितना है 4 ग्राम, है ना, दोनों को मिला करके 4 ग्राम। नीचे तो हमेशा दोनों को मिला करके लिखना है, तो 4 ग्राम इंटू 100, तो ऊपर 2.110 आएगा, नीचे 4 ग्राम आएगा, इंटू 100 आएगा। तो जब इसे हमने डिवाइड करके देखा तो 52.7%। दोनों को आप ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आता है 52.7 और 47.3, 100 आएगा टोटल, 100%। कोई भी कंपाउंड जो लेते हैं हम तो 100% ही लेते हैं ना, तो उसमें 47.3 परसेंटेज कंपोजिशन कॉपर का है और 52.7 परसेंटेज कंपोजिशन क्लोरीन का है। अब देखिए ये टेबल बना करके हम एम्पिरिकल फार्मूला कितनी आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं कि कौन कौन सा उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। कॉपर क्लोराइड में कॉपर प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 47.3 आपका कॉपर का है, 52.7 आपका क्लोरीन का है। फिर एटॉमिक मास कितना होता है, कॉपर का 63.5 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। मोल निकाल लेंगे, जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है उतना ही ग्राम हो जाता है और ग्राम अपॉन एटॉमिक मास क्या दे देता है, मोल दे देता है। तो गिवन वेट 47.3 अपॉन एटॉमिक वेट कितना है कॉपर का 63.5 डिवाइड करेंगे 0.74 मोल आ जाएगा। कॉपर एटम प्रेजेंट है 4 ग्राम कॉपर क्लोराइड में। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का मास 52.7 हो जाएगा, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35.5 डिवाइड करेंगे 1.48, यानी 4 ग्राम कॉपर क्लोराइड में 1.48 मोल क्लोरीन के हैं और 0.74 मोल कॉपर के हैं। अब इसका सिंपलेस्ट पहले मोल रेशियो लेंगे, मोल रेशियो लेने के बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे। मोल रेशियो कैसे निकलेगा, इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है, तो दोनों को आप छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो 0.74 से 0.74 डिवाइड किया 1 आया, इसको भी उसी से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा 1.84। ये गलत लिख दिया बच्चों बुक पे, 1.48 होना चाहिए ना, देखिए यहाँ पे यही कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ पे जो मोल निकाले हम उसमें सबसे छोटे वाले मोल से दोनों को डिवाइड कर देना। इसको डिवाइड किया 0.74 को 0.74 से तो 1 आया, इसको डिवाइड किया 1.48 होगा, ये 4 कर लीजिएगा बच्चों, ये 8 कर लीजिएगा, गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो 1.48 को जब 0.74 से डिवाइड किया तो ये 2 आया, यानी मोल रेशियो 1:2 का आ गया। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे कोई डेसिमल है नहीं है, तो यही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाएगा। जो पहले वाले उसमें कन्फ्यूजन आई थी यही आई थी कि कहीं कहीं पे ये यही वाला नंबर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन जाता है और कहीं कहीं पे उसको बदलना पड़ता है, मोल रेशियो को बदलना पड़ता है अगर पॉइंट में आता तो, है ना। तो देखो यही आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, यानी कि कॉपर 1 है तो क्लोरीन 2 है। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स इज Cu:Cl। कॉपर क्लोराइड में कॉपर होगा, क्लोरीन होगा 1:2 के रेशियो में प्रेजेंट है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 कॉपर होगा और 2 क्लोरीन होंगे। अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालना है यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं उसको फाइंड करने के लिए। बात समझ में आ रही है, ना ही वेपर डेंसिटी दी है ना ही मॉलिक्यूलर मास दिया है। जब दोनों नहीं देगा तो नहीं निकल पाएगा, ना ही एन फैक्टर दिया, एन फैक्टर भी दे देता तो मेरा काम बन जाता। बात समझ में आ रही है, मान लो एन फैक्टर इसी का बोल देता कि 4 है, सपोज करिए इसी का बोल देता है एन फैक्टर 4 है, तो कॉपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोरीन में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉपर 4 हो जाता, क्लोरीन 8 हो जाता। अब इसका मोलर मास तो हम निकाल ही सकते थे, कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं,
कॉपर का जो 63.5 मास होता है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लोरीन का 35.5 हमको मालूम है होता है, उसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाए हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स इज Cu:2Cl इज 1:2। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CuCl2। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आप लोगों को थोड़ा सा फील आने लगा होगा। एक क्वेश्चन और कराएंगे इसका, जिससे आप लोग को पूरे 100% आइडिया हो जाए। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको मैं ऐसे ही करा दूंगा बच्चों ना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्या है, क्लोरीन। यानी 3 है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला मास, जो मॉलिकुलर मास है वो 98.96% मतलब है, परसेंट नहीं है, ये 98.96 मॉलिकुलर मास है। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूले। अब देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन में देखिए कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कार्बन कितना है, 24% है, 24.27%। हाइड्रोजन कितना है, 4.07% है और क्लोरीन कितना है, 71.65% है। तो जितना परसेंटेज होता है, लेट द मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम। तो जो 100 ग्राम हम लेट कर लेते हैं, तो इस टेबल में वो उस तरीके से नहीं किया है हमको, हम इसको जब अपने नोट्स से पढ़ाते हैं तो अलग तरीके से, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं अलग है बच्चों। तो ये भी सही है, वो भी सही है तरीका, जैसे आप लोग निकाल लीजिए। लेट द मास ऑफ द गिवन कंपाउंड इज 100 ग्राम। तो जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा, एक स्टेप और आप यहाँ लिख लीजिएगा, मतलब वेट इन ग्राम, ठीक है। वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा वही वेट इन ग्राम आ जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट का। फिर एटॉमिक मास लिखेंगे इन सबों का, ठीक है। फिर मोल निकालेंगे। अब देखो, ये आपका गिवन मास हो गया, अपॉन मोलर मास ये हो गया, मोल आ गया। ये आपका गिवन मास हो गया, अपॉन मोलर मास ये हो गया, मोल आ गया। ये आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल आ गया। यानी कि ये आपके मोल्स हो गए। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 2.02, 4.07, 2.02। ये सबके कॉपर, हाइड्रोजन, क्लोराइड, क्लोरीन से मिल करके जो कंपाउंड बना है, उसमें कितना कितना मोल इंडिविजुअल एलिमेंट्स रहेंगे वो दिया है, ठीक है। तो 2.02 सबसे कम दिख रहा है, ठीक है ना, दोनों कॉमन है लेकिन सबसे कम 2.02 है ना, तो सबको 2.02 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि कॉपर का जो मोल रेशियो है 1 है, हाइड्रोजन का मोल रेशियो 2 हो जाएगा और क्लोरीन का मोल रेशियो 1 हो जाएगा। यानी कि ये सिंपल दिख रहा है। अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने की जरूरत है नहीं, कोई पॉइंट डेसिमल में तो है नहीं, तो इतना समझ में आता ही होगा आपको। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, एक कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा और 1 क्लोरीन होगा, CH2Cl, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए स्टेप 2, अब हमको निकालना क्या है, बोल रहा है कि क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो निकल गया, अब सेकंड स्टेप क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है, एम्पिरिकल फार्मूला मास पहले निकाल लेते हैं। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 35.5, ये जब ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये है ना, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, 1 क्लोरीन है, तो 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 35.5, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला का मास होगा वो 49.5 होगा। अब मॉलिक्यूलर मास 98.6 दिया हुआ है, 98.6 दिया हुआ है हमको मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने क्वेश्चन जब पढ़ा है तो 98.96 जो हमारा है मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का, जिसका हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले एन फैक्टर निकाल लीजिए, कॉमन क्या है, एन क्या है, मॉलिक्यूलर मास ये हो गया, अपॉन एम्पिरिकल मास हमने निकाला है 49.5, जब डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी एन फैक्टर क्या है, 2 है। अब इसी एन फैक्टर को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट्स से। देखो 2 है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब ये 2 यहाँ लिख दिया या यहाँ लिख दिया, बात एक ही है। इस कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो 2 से ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 कार्बन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल शो कर दे रहा हूँ, जिसको आप लोग समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो इसको आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जांपल, इसको आप लोग सेल्फ समझिए पॉज करके, ठीक है। कि सर कोई डाउट रहे तुरंत पूछिए, 1-2 और मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। इसी एग्जांपल का नेक्स्ट ये देखिए अगला है, तो पॉज करके आप अच्छे से इसको लगाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं अलग से सेंड भी कर दूंगा, हाँ। ये क्वेश्चन मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा
ये जो एग्जांपल है 65, इसको जो करेगा उसको मैं समझ जाऊंगा कि वो बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्योंकि उसको मैंने बहुत इलेबोरेट में तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन मोल में ही उसको कवर करा देना चाहिए था। अब देखिए, जैसे मेरे पास क्या है, कार्बन है और क्या ले लीजिए, H2 ले लीजिए प्लस I2 ले लीजिए, ये हमको क्या देता है, HI देता है। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड देता है। मान लो हमारे पास इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले बैलेंस कर लेना पड़ता है, जब भी हमको लिमिटिंग रिएजेंट का केस आता है बैलेंस कर लेना आता है। मान लो हमको 4 ग्राम दिया है हाइड्रोजन, है ना, और 10 ग्राम दिया है हमारे पास आयोडीन, हमसे पूछ ले कि कितना ये बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करते हैं, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो हमारा 4 ग्राम हो सकता हो 10 ग्राम से ना रिएक्ट करता हो, जब हम मोल से देखते हो तो 4 ग्राम 20 ग्राम से रिएक्ट करता हो, तो यानी कि ये 4 ग्राम जब ख़त्म हुआ तो इसका 20 ग्राम चाहिए, यानी कि कौन कम है, आयोडीन कम है। ठीक है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा जो कम होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, C+O2 गिव्स अस CO2, ये हमारे पास रिएक्शन होती है। देखो इसमें कितना दिया हुआ है, चलो हम ले लेते हैं 24 ग्राम हमारे पास कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास है 96 ग्राम। चलो 96 ग्राम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब हमको 2 चीज़ फाइंड करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा और लिमिटिंग रिएजेंट कितना क्या है। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, रिएक्टेंट में होता है लिमिटिंग रिएजेंट, बात समझ में आ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट जैसे एक चीज़ आप समझ लीजिए, हम चाय बनाते हैं, चाय में दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे। आप ये सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ चीनी और चाय पत्ती की चाय बना रहे हैं, ठीक है, पानी में डाल देंगे बन जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप जो है अपने घर में चीनी लाते हैं, चाय पत्ती लाते हैं, तो चीनी आप 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो लाते हैं, चाय पत्ती 200 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरीके से, या 1 किलो। कौन चीज़ ज़्यादा लाते हैं, चीनी ज़्यादा लाते हैं। 5 किलो चीनी लाएंगे तो आप 1 पाव या आधा किलो या 1 किलो चाय पत्ती लेंगे। अब ज़रूरी है कि 5 किलो चीनी ज़्यादा दिन चलेगा और चाय पत्ती 1 किलो कम दिन चलेगा, जबकि तो चाय पत्ती कम है और चीनी ज़्यादा है? नहीं बच्चों, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता हो चाय पत्ती पहले ख़त्म हो जाए, हो सकता हो चीनी पहले ख़त्म हो जाए, है ना। तो जो पहले ख़त्म हो जाएगा साथ में बनते बनते वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ समझो, कार्बन है 24 ग्राम है, ऑक्सीजन है 96 ग्राम है। तो सबसे पहले इन दोनों का मोल निकाल लो। मोल निकालने का मतलब क्या है, इसके गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो। मोलर मास कार्बन का कितना होता है, 12। तो जब इसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 मोल हमारा क्या दिया है, कार्बन दिया है। और 96 ग्राम कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है ना 32, तो 32 से डिवाइड कर देंगे इसको, इस तरीके से लिख लीजिए या छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3 मोल, यानी कि 2 मोल हमारे पास कार्बन दिया है और 3 मोल कौन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड होगा, लिमिटिंग रिएजेंट ये देखेंगे, इसके 1 मोल से ये 1 मोल रिएक्ट करता है ना, क्योंकि ये बैलेंस है रिएक्शन, हो सकता हो कहीं बैलेंस ना होती। इसके 1 मोल से ये 1 मोल रिएक्ट करता है, तो इसके 2 मोल, कार्बन के कितने मोल हैं, 2 मोल, क्योंकि 24 ग्राम है ना, 24 ग्राम इज इक्वल टू 2 मोल। ये निकालने वाला तरीका आप लोग को आना चाहिए मोल। तो 2 मोल से इसका कितना करेगा, 2 ही मोल करेगा। अरे भाई 1 मोल से 1 मोल करता है तो 2 मोल से 2 मोल करेगा, लेकिन हमने देखा कि मोल ऑक्सीजन का है कितना, 3 मोल है। बात समझ में आ रही है। तो 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा और 1 मोल किसका बचा रह जाएगा, ऑक्सीजन का। यानी पहले कौन खत्म होगा, कार्बन खत्म होगा, क्योंकि कार्बन 2 मोल है और ऑक्सीजन 3 मोल है। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हमारा हो गया। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही रिएक्शन को गवर्न करता है, उसी पे डिपेंड होता है हमारा प्रोडक्ट कितना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट जो स्टोइकियोमेट्री वाला समझाया था उससे कर लीजिए, आपका आ जाएगा गिवन मास अपॉन गिवन मोल्स, कितना मोल है 2, अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 1, इक्वल टू गिवन मोल कितना है, आपका पता नहीं, गिवन मोल निकालना है, ये पता ही नहीं, मोल निकल जाएगा मास भी निकल जाएगा ना, अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1। ठीक है, अब जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये मतलब ये क्या है, मोल है ना, इसका मोल कितना आ गया, 2 मोल आ गया, 2 मोल आ गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का।
अब 2 मोल निकल गया तो हम इसका मास भी निकाल सकते हैं। इसका मोलर मास कितना होता है 1244, 44 होता है ना इसका मोलर मास। 44 इंटू, जैसे आपको मोल निकालना होता है तो मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब वेट निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना निकाले हम कार्बन डाइऑक्साइड का 2, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, यानी 88 ग्राम हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अभी नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लीजिए। ये देखिए Na प्लस Cl2 गिव्स अस NaCl। बात समझ में आ रही है। हमको क्या दिया है, हमको दिया है इस बार 47 ग्राम हमको सोडियम दिया है, और 35.5 ग्राम हमको कौन दिया है, क्लोरीन दिया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कितना NaCl बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेंगे, वही रिएक्शन को गवर्न करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन हो जाएगा बच्चों, निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अब सबसे पहले तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। बिना बैलेंस किए आप अगर जाएंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन में तो फंस जाएंगे, गलत आएगा आंसर। देखो यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, इधर कितना है 1 है, क्लोरीन यहाँ कितना है 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है। तो सबसे पहले इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखो जैसे ही क्लोरीन को 2 बनाने का सोडियम भी 2 हो गया, इसका मतलब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 मोल NaCl देता है। ठीक है, ये तो रिएक्शन पढ़ने का तरीका होगा। 2 मोल सोडियम 1 मोल क्लोरीन गैस से, मतलब 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 मोल NaCl देता है। अब हमारे पास कितना ये सोडियम है 47 ग्राम, तो इसको मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है बच्चों, यानी कि 2 मोल हमारे पास क्या है सोडियम है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5 होता ही है, 35.5 ग्राम हमने लिया है, लेकिन इसका 35.5 मास मोलर मास होता है, लेकिन 2 क्लोरीन है, यानी 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। यानी कि इसका मोलर मास 71 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 0.5 मोल आएगा, यानी क्लोरीन कितना मेरे पास 0.5। अब देखिए ये कितना बनेगा, निकालने के लिए स्टोइकियोमेट्री वाला मोल कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है। ठीक है ना, अब हमने मोल निकाला तो कितना मोल है, 2 ही मोल है इत्तेफाक से, तो इसका 1 मोल चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन आधा ही मोल है, यानी कौन पहले ख़त्म हो जाएगा, ये पहले ख़त्म हो जाएगा, तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब रिएक्शन जो स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे इसी के भी हाथ पे लगाएंगे। बात समझ में आ रही है, इसी के भी हाथ पे लगाएंगे तो हमारा ये कितना ग्राम है आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले फाइंड कर लिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। जो ज़्यादा हमारे पास है, मान लो 2 मोल के साथ ये 1 मोल होता तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं, चाहे इससे हम अप्लाई कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कॉन्सेप्ट, या इससे कर लेते हैं, हमारा आंसर मिल जाता। लेकिन अगर एक जो है ज़्यादा है दूसरा कम है तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट वाला फाइंड कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि ये 2 मोल हो, ये 2 मोल हो तो बराबर है, नहीं, इसका 2 मोल अगर इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे 2 मोल होना भी चाहिए, यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए। अगर इसका 3 मोल 4 मोल से रिएक्ट करता तो यहाँ पे 6 मोल होता, तो यहाँ पे 8 मोल की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का केस इसी तरीके से फाइंड किया जाता है कि अगर 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करता है तो 2 मोल के लिए चाहिए कितना, 1 मोल। अच्छा, मान लो हमारा कुछ आंसर ऐसा आता, ये 4 मोल आता। अब इसी क्वेश्चन करके दिखाओ, ये 4 मोल है और यहाँ पे 0.5 मोल है। ठीक है, तो 2 मोल इसके 1 मोल से करता है, तो इसके 4 मोल के लिए इसको कितना चाहिए 1/2 इंटू 4, यानी 2 मोल चाहिए रहता। अब बात समझ में आई बच्चों। तो उतना प्रेजेंट है कि नहीं देखेंगे हम कि 1/2 इंटू 4 यानी 2 मोल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो यही हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अगर उससे ज़्यादा होता जितना चाहिए तो वो एक्सेस रिएजेंट होता, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाता। बात समझ में आई बच्चों। तो हमारा क्या था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या था 0.5 था। अब 2 मोल के लिए 1 मोल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ है नहीं, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है और इसी पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला स्टोइकियोमेट्री वाला सिस्टम सीखे थे। गिवन मोल कितना है 0.5 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी 1 इज इक्वल टू, इसके गिवन मोल निकालने हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि 1 मोल NaCl मिला हमको। जब 2 मोल सोडियम कितने से रिएक्ट करेगा 1 मोल क्लोरीन से, तो 2 मोल NaCl मिलेगा। लेकिन जब 47 ग्राम सोडियम
और 35.5 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कितना मोल कर रहा है, ये तो करता है लेकिन कितना एक्चुअल में कर रहे हैं, हमको दिया कितना है, 2 मोल तो दिया है ये, लेकिन 0.5 ही मोल ये दिया था, 1 मोल नहीं दिया था। इस वजह से हमने इस पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाया कि इसका जब आधा मोल खत्म होगा तो वहीं रिएक्शन रुक जाएगी और इसका उस समय 1 ही मोल खत्म हुआ रहेगा। बात समझ में आ रही है, इसका 2 मोल पूरा रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो कितना मोल बनेगा, 1 मोल NaCl उस केस में बनेगा। बात समझ में आई बच्चों। तो इससे हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अपना जो स्टोइकोमेट्री वाला जो मोल कॉन्सेप्ट था वो लगाया और हमने निकाल लिया कि 1 मोल हमको क्या मिला, NaCl मिला। और 1 मोल का हम वेट निकाल लेंगे। कैसे, मोल कैसे क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना निकालें, 1, मोलर मास कितना होता है 23.5 35.5 दोनों को ऐड कर देंगे तो 58 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये 23.5 ले लेते हैं, कई लोग 23 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 23 होता है बच्चों, है ना। ये रहने दीजिएगा, काट दीजिएगा। अभी मैं अगला एक और इस पर समझा दे रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो मान लो H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl, ठीक है। अब हमने क्या लिया, 20 ग्राम ये ले लिया और 30 ग्राम ये ले लिया। अब हमको बताना है कितना वेट मिलेगा। इस वाले एग्जांपल से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। अच्छा, सबसे पहले क्या निकालो, मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। उसको भी करने से पहले सबसे पहले रिएक्शन देखो, बैलेंस तो है, नहीं बैलेंस है। देखो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। ये रिएक्शन को पढ़ने का तरीका है। हमको दिया कितना है, 20 ग्राम हाइड्रोजन, 30 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करके कितना ग्राम हमको HCl देगा। तो सबसे पहले मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का 1 मास होता है, तो 2 हाइड्रोजन है ना, 2 मास हो जाएगा, ठीक है। ये हमको क्या दे देगा, मोल दे देगा। कितना आएगा मोल, 10 मोल, यानी 10 मोल हाइड्रोजन दिया है इस बार। अच्छा, 30 ग्राम ये दिया है, ठीक है, 30 ग्राम दिया है। अपन इसका मोलर मास कितना होता है, 35.5, 1 क्लोरीन का होता है, लेकिन 2 क्लोरीन ना, तो यहाँ 71 हो जाएगा इसका मोलर मास। अच्छा, इसको डिवाइड करोगे कुछ नंबर आएगा, है ना। नंबर वो कितना आएगा, वो 10 से बहुत छोटा होगा, 10 से बहुत छोटा होगा। 30 को 71 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा, लगभग 0.44 के समथिंग या 0.35 के समथिंग आएगा। मान लो 0.4 आया, ऐसा सपोज कर लो कि इसको जब डिवाइड किया तो जो भी नंबर आया वो 0.4 के लगभग आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मतलब ये 0.4 मोल मिला है, ये 10 मोल मिला है, तो 10 मोल इसके कितने मोल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 10 मोल की। देखो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 10 मोल कितने से करेगा, 10 मोल क्लोरीन से करेगा। लेकिन 10 मोल है क्या, नहीं, 0.4 मोल ही क्लोरीन के प्रेजेंट है। यानी कि रिएक्शन कौन गवर्न करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, ये है। बात समझ में आई। अब लिमिटिंग रिएजेंट पे हम लोग स्टोइकोमेट्री लगाएंगे। गिवन मोल कितना है, 0.4 अपॉन स्टोइकोमेट्री कितनी है, 1 इक्वल टू इसका मोल हमको निकालना है अपॉन स्टोइकोमेट्री कितनी है, 2। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टोइको जो इसका नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा, 0.8। बात समझ में आई। अब मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35.5 + 1 36.5, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सॉरी देखो क्या निकल गया, यहाँ मोल निकल गया ना, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, हाँ मास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक और देख ही लो ताकि सारा डाउट आज निकल जाए, है ना। मान लो हमारे पास कुछ है, H2 + O2 गिव्स अस H2O। इस बार हमको दिया है 4 मोल, ये दिया है 4 मोल, है ना। इस बार मास में नहीं ले रहा, मोल में ही ले रहा। और 8 मोल ये दिया है, ठीक है। और पूछ ले कि इसका कितना मास होगा, है ना। कैसे निकालेंगे, देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंस है 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको भी 2 बना लिए, लेकिन इसको 2 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गया यहाँ, देखो 2 × 2 4, तो इसको भी 4 कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 × 2 4 हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल वाटर देता है, तो 4 मोल हाइड्रोजन 8 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितना देगा। तो पहले ये देखेंगे रिएक्ट कर लेगा पूरा या कोई लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का केस है। चलो देखते हैं।
देखो 2 मोल के लिए 1 मोल ज़रूरत पड़ती है, तो 4 मोल के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी? देखो 2 मोल कितने से रिएक्ट करता है? 1 मोल से, ठीक है। तो 4 मोल कितने से करेगा? 1/2 × 4 से, है ना। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? और आसानी से समझो। 2 मोल हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है? 1 मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितने मोल से रिएक्ट करेगा? 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 4 मोल हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? 1/2 × 4। बात समझ में आई? 2 मोल 1 मोल से करता है, तो 1 मोल 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से करेगा, तो 4 मोल 1/2 × 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन से करेगा। या डायरेक्ट समझ लो, 2 मोल अगर 1 मोल से करता है तो 4 मोल 2 मोल से करेगा। बात समझ में आई? इसको भी जब आप कैलकुलेट करेंगे 2 ही तो आएगा, यानी ऑक्सीजन 2 मोल चाहिए 4 मोल हाइड्रोजन के लिए। तो देखो 2 मोल प्रेजेंट है क्या? अरे भाई यहाँ तो 8 मोल प्रेजेंट है, यानी कि पहले कौन खत्म हो जाएगा? जब ये 4 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 ही मोल ही जाएगा, यानी ये बच जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। कौन पहले खत्म हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिएक्शन इसी पे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना दिए हैं? 4 मोल अपॉन, इसको मत देखो, अब ये तो सिंपल रिएक्शन है, लेकिन कितना दिया है हमको? जब लैब में गए हम लोग रिएक्ट कराने तो कितना दिया है? 4 मोल दिया था, 8 मोल ये दिया था। तो पहले ये खत्म हो जाएगा, तो इसी के बिहाफ पे ये हमको मिलेगा। मान लो ये पहले खत्म हो गया, तो ये बचा है, ये बच के ही क्या करेगा? जब हाइड्रोजन बचा ही नहीं तो फिर रिएक्ट किससे करेगा? बात समझ में आ रही? तो इसका जो 2 मोल रिएक्ट करने के बाद 6 मोल बच गया, वो बेकार चला जाएगा। रिएक्शन कितनी होगी? बस 4 मोल इससे और 2 मोल इसके, ठीक है। तो इसको हमको लेना ही नहीं है, हम इसी से आंसर दे लेंगे। देखो 4 मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2 इज इक्वल टू, इसका हमको मोल निकालना है अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2। अब देखो ये 2 इधर जाएगा तो 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी कि इसके कितने मोल आ जाएंगे वाटर के? 4 मोल। यानी 4 मोल हाइड्रोजन हमको मिलेगा जब 4 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मोल इसका वेट कितना हो जाएगा? हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। तो वेट कैसे निकलेगा? मोल कितने निकालें? 4। मोलर मास वाटर का कितना होता है? 18। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 ग्राम हमको वाटर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।